नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार प्रियांक आज अपने नए वीडियो के साथ एक बार फिर से ऑनलाइन उपस्थित हूँ। दोस्तों, जैसा कि मेरे जो पिछले वीडियोस थे वो प्राग ऐतिहासिक काल के स्टोन एज से संबंधित है, वहीं जो यह वीडियो है वह चैल्कोलिथिक एज यानी कि ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। चैल्कोलिथिक जो है शब्द वह ग्रीक भाषा का है, जिसमें चैल्को का मतलब कॉपर और लिथिक का मतलब पाषाण होता है, यानी वह युग जब तांबे के साथ साथ पत्थर के भी औजार बनाए जा रहे थे, यानी दैट पीरियड व्हेन ह्यूमन बीइंग वाज यूजिंग कॉपर एज वेल एज स्टोन फॉर मेकिंग टूल्स। और साथियों, यह जो टाइम पीरियड है इसका ताम्रपाषाण काल का, वह भारतीय उपमहाद्वीप के कॉन्टेक्स्ट में 4000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच ठहरता है। और हम देखेंगे साथियों कि तांबा जो था वह मानव के द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु था। डैट मीन्स कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल डैट वाज यूज्ड बाय मेन। यह स्पष्ट होना चाहिए दोस्तों कि जब शुरुआत में पत्थरों से बने हुए औजारों का प्रयोग किया, वहीं जब 5000 ईसा पूर्व यानी 5000 बीसी में जब कॉपर की खोज हो गई यानी तांबे की, तो मनुष्य ने जो है उसका भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। यह मैं स्पष्ट कर दूं, क्लियर कर दूं कि भले ही यह काल ताम्रपाषाण काल कहलाता है, लेकिन अभी भी पत्थरों का यानी स्टोन्स का ही ज़्यादा यूज हो रहा था टूल मेकिंग में। और लेकिन उसके बाद कॉपर मेकिंग का भी, जो कॉपर के बने हुए जो टूल्स थे उनका भी बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा था, लेकिन ज़्यादातर उपयोग जो है अभी भी पत्थरों का ही हो रहा था। दोस्तों, जो हम इसका टाइम पीरियड देखते हैं 4000 बीसी से 500 बीसी का, इसको लेकर के कन्फ्यूज़न हो सकता है कि इसी काल में हम हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता को भी देखते हैं, और इसी काल के लास्ट वाले फेज में हम 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में वैदिक कल्चर को भी देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग जो स्थल थे वहाँ पर जो डेवलपमेंट की रफ्तार थी वह अलग अलग थी। तो जहाँ नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन का दौर था, वहीं आगे चल करके हम क्या देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जो है फिर वैदिक कल्चर का दौर जो है वो आ जाता है। लेकिन उसी दौरान दोस्तों हम लगातार ताम्रपाषाण काल के चरण देखेंगे, और ये जो हैं चरण, ये 3 चरण हैं, यानी देयर आर अ टोटल ऑफ 3 फेजेस ऑफ चैल्कोलिथिक एज। और इसको हम कैसे समझेंगे दोस्तों? इसको हमने 3 भागों में बांट करके यहाँ पर दिखाया है, ताकि आपका कन्फ्यूज़न जो है इस टाइम पीरियड को लेकर के पूरी तरह खत्म हो जाए। क्योंकि कन्फ्यूज़न क्या होता है? कन्फ्यूज़न यह होता है कि जो कांसा है वह हड़प्पा सभ्यता का यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन का प्रतीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो कांसे यानी ब्रोंज का प्रयोग करते थे, जबकि अमूमन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो चैल्कोलिथिक फेज जो है काफ़ी जब फेमस होता है, तो वो जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उसके बाद के फेज में जो है ये साइट्स जो है प्रकाश में आते हैं। तो यह कन्फ्यूज़न होना लाजमी है कि जब जो कांसा है वो तांबे में 12% 12.5% टीन के मिलाने से जो है कांसा बनता है, तो आखिर जो कांस्य युगीन यानी कि ब्रोंज वाली जो हड़प्पा सभ्यता थी वो पहले कैसे आ गई और तांबे की सभ्यता जो है वो बाद में कैसे आई? तो दोस्तों, ऐसा कि तांबा आया तो जो कॉपर था वो आया तो ब्रोंज से पहले, ये तो स्पष्ट है। और उसी के लिए मैं आपको ये 3 चरण बताता हूँ। जो कांस्य युगीन यानी ब्रोंज वाली हड़प्पन सिविलाइजेशन के आने के पहले ही जो है जो कॉपर वाली सभ्यता यानी हमारी जो ताम्रपाषाण सभ्यता जो है वो अस्तित्व में आ चुकी थी। भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, राजस्थान के बीकानेर में सोथी संस्कृति और पाकिस्तान वाले वर्तमान पाकिस्तान के सिंध में जो है झूकर झाकर संस्कृति आ चुकी थी। दोस्तों, उसका पीरियड जो था 4000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व था, जो स्पष्ट रूप से हड़प्पा सभ्यता से पहले का फेज है। तो ये क्लियर हो जाए दोस्तों कि ये दोनों संस्कृतियां जो है कल्चर्स हड़प्पा सभ्यता के पहले आ चुकी थी। हाँ, लेकिन जब चैल्कोलिथिक फेज का यानी ताम्रपाषाण कालिक सभ्यता का जो दूसरा फेज जब शुरू होता है, तो वो
हड़प्पा सभ्यता का समकालीन होता है, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का कॉन्टेम्परेरी फेज होता है, इसका सेकंड जो फेज है, जो कि 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक जो है चलता है। साथियों, इसमें हम कुछ संस्कृतियां जो देखते हैं वह है राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाला आहार बनास संस्कृति, यानी कि जो बनास नदी घाटी है, बनास वैली में आहार संस्कृति है। आहार का ही प्राचीन नाम ताम्रवती था, जो बता रहा है कि वहाँ तांबे के ढेर यानी कॉपर के ढेर मिले हैं दोस्तों। और इसी आहार में वहाँ का एक मेजर जो साइट है वो है गिलुंद, तो गिलुंद जो है वहाँ से भी कॉपर के तांबे के ढेर मिले हैं दोस्तों। उसके अलावा हम राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में, सीकर जिले में गणेश्वर संस्कृति देखते हैं, वहाँ से भी तांबे के ढेर मिले हैं। फिर हम देखेंगे कि वेस्टर्न यूपी यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गैरिक मृदभांड संस्कृति, दैट इज ऑकरे कलर्ड पॉटरी कल्चर, और इसके लिए हम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो आपका अतरंजी खेड़ा हुआ, ये इसका बड़ा ही फेमस साइट है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसी समय हम महाराष्ट्र वाले इलाके में एक स्वालदा संस्कृति देखेंगे, स्वालदा कल्चर, SWALDA दोस्तों। वह दक्कन में यानी कि डेक्कन का सबसे प्राचीन जो कृषक समुदाय था वो स्वालदा संस्कृति में ही आया था। तो उसको मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अपने इस वीडियो में जब आप पूरे लेक्चर को आराम से सुनेंगे तो ये बातें आपको समझ में आएंगी कि दक्कन में, यानी कि दक्कन क्या हुआ, दक्षिण का रूपांतरण हुआ। तो दक्कन यानी महाराष्ट्र का काली मिट्टी क्षेत्र, ब्लैक सॉइल वाला एरिया, वहाँ पर एक स्वालदा कल्चर जो था वो इसी फेज में आया था, और वहीं पर जो है सबसे पहले जो प्रारंभिक कृषक समुदाय थे वो उस कल्चर में आए थे दक्कन के दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता का अवसान हो जाता है, यानी कि दी एंड हो जाता है उसका, तो उसके बाद भी ये चैल्कोलिथिक एज जो है दूसरी जगहों पर चलती रही थी। तो कहाँ कहाँ दोस्तों, अब ये हम वेस्टर्न मध्य प्रदेश में यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखेंगे मालवा, कायथा और एरन, तथा महाराष्ट्र में जोरवे कल्चर, जहाँ के महत्वपूर्ण जो हैं स्थल दैमाबाद, इनाम गांव, नौदा टोली, नेवासा इत्यादि थे दोस्तों। ये हड़प्पा सभ्यता के बाद के स्थलों में जो मालवा क्षेत्र है, ये वेस्टर्न MP जो है वो पठारीय क्षेत्र यानी कि प्लेटो है। तो मालवा का जो प्लेटो यानी मालवा का जो पठार है, वहाँ पर यह संस्कृति जो है कायम थी इस फेज में, हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के बाद वाले फेज में। और इसकी विशेषता क्या है मालवा क्षेत्र की, कि यहाँ पर सबसे बेस्ट जो क्वालिटी के मृदभांड यानी पॉटरी मिले हैं। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, म से मृदभांड, म से मालवा। क्वेश्चन बनता है कि किस ताम्रपाषाण कालिक जो संस्कृति थी वहाँ सबसे अच्छे मृदभांड यानी कि पॉटरी, बेस्ट पॉटरी पाए जाते थे। तो सबसे अच्छा म से मृदभांड, म से मालवा दोस्तों। इसको आप ध्यान रखेंगे तो आपको जो है इसका उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों उसी इलाके में, मालवा इलाके में, उज्जैन में कायथा संस्कृति का भी उदय हुआ था। कायथा वहाँ एक छोटी सी जगह है उज्जैन में, जो कि धार्मिक स्थल है उज्जैन, आपने सुना होगा। वहाँ से हमें तांबे के यानी कॉपर के 29 बैंगल्स यानी कि 29 कंगन मिले हैं, और साथ में तांबे की ही 2 यूनिक कुल्हाड़ियाँ यानी एक्सेस भी मिले हैं। इसे कैसे याद रखेंगे दोस्तों, क से कंगन, क से कायथा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आप याद रखेंगे किस ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति से कंगन मिले 29, तो वो कायथा है। इसके अलावा एरन है, ये मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, और इस एरन से भी तांबे के जो है ढेर मिले हैं। आपको मैं बता दूं कि गुप्त काल में यही वो एरन था आगे चल के जहाँ से सती प्रथा के प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य जो हैं, यानी जो इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है एरन इंस्क्रिप्शन, उस पर सती प्रथा के अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं, ये वही एरन है। लेकिन फिलहाल नहीं, जब गुप्त काल आएगा आगे चल करके तब। उसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में जोरवे कल्चर जो है अस्तित्व में आई थी, और वह आई थी 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच में। उसके जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उसी अहमदनगर जिले में दैमाबाद है दोस्तों। यह पूरे ताम्रपाषाण काल की, पूरे चैल्कोलिथिक एज का ये सबसे बड़ा सेटलमेंट था, यानी सबसे बड़े क्षेत्र में है, यह सबसे बड़ी बस्ती थी दोस्तों। यह दैमाबाद, जिन लोगों ने हिस्ट्री अगर ठीक से पढ़ा होगा तो उन्हें याद होगा कि जब हम पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो जो उसका सदर्न टिप है, जो उसका दक्षिणतम बिंदु है, वह जो हम दैमाबाद बोलते हैं। यानी दैमाबाद एक ऐसा स्थल है जिसका संबंध हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ चैल्कोलिथिक एज यानी ताम्रपाषाण काल से भी है। यही कारण है दोस्तों कि दैमाबाद में हमें
कांसा भी मिला है कुछ हद तक, यानी कि वही कांसा जो हड़प्पा सभ्यता की पहचान है, यानी कि ब्रोंज जो है वो दैमाबाद से मिला है दोस्तों। इसके अलावा हमें हाथी, भैंसे इत्यादि की मूर्तियां मिली हैं तांबे की बनी हुई दैमाबाद से। और उसके अलावा एक और चीज़ वह है कि 2 पहिए वाला, 2 व्हील वाला जो रथ है, चैरियट है, उस पर सवार जो उसे चला रहा है वह उसकी तांबे की बनी मूर्ति जो है खिलौना दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसको आप याद रखेंगे। और यह दैमाबाद जो है यह गोदावरी नदी की सब्सिडरी सहायक परवरा नदी के किनारे स्थित है, महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में साथियों। उसके अलावा महाराष्ट्र के ही पुणे डिस्ट्रिक्ट में इनाम गांव है, और इनाम गांव दोस्तों वहां से हमें मातृ देवी की बहुतायत में मूर्तियां मिली हैं और 100 से ऊपर मिट्टी के बने हुए मकान मिले हैं दोस्तों। तो फिगरिंग्स ऑफ मदर गॉडेस हैव बीन फाउंड एट इनाम गांव इन द डिस्ट्रिक्ट पुणे ऑफ महाराष्ट्र। इसका मतलब होता है कि यहाँ मातृ देवी की पूजा हो रही थी, और यह हमारा ताम्रपाषाण कालिक जो सोसाइटी थी वह मातृ सत्तात्मक थी दोस्तों, यानी यहाँ पर महिलाओं की जो है बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त थी, ठीक वैसे ही जैसे कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखते हैं साथियों। इनाम गांव में हमें 5 कमरों का एक मकान मिला है, एक हाउस मिला है, जिसके 4 कमरे जो हैं वो रेक्टेंगुलर हैं और एक कमरा जो है वो सर्कुलर यानी राउंड शेप्ड में है। रेक्टेंगुलर यानी 4 कमरे आयताकार हैं और एक कमरा गोलाकार है इस मकान में। और इस मकान के चारों तरफ कई छोटे छोटे मकान हैं दोस्तों। यह एक सोशल डिवीज़न यानी सामाजिक विभाजन को दिखा रहा है कि किस प्रकार ग्राम का जो प्रधान है, जो मुखिया है, जो हेड है, विलेज हेड, वह एक बड़े मकान में रह रहा है, जबकि जो बाकी कामगार हैं वह छोटे छोटे मकानों में रह रहे हैं। इसका मतलब है कि सोशल डिवीज़न, सामाजिक विभाजन की शुरुआत जो है इस काल में हो चुकी थी दोस्तों। इसके अलावा मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में नौदा टोली जो है नर्मदा नदी किनारे, वह भी मालवा कल्चर के अलावा जोरवे कल्चर का भी पार्ट रहा है। तो साथियों आइए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। ताम्रपाषाण काल यानी कि चैल्कोलिथिक एज की एक बड़ी जो विशिष्टता है और जिस पर क्वेश्चन भी बनता है साथियों, कि हम यह जानते हैं कि जो मृद भांड निर्माण था वह तो पहले ही शुरू हो चुका था, इसके पहले के ही फेज में, यानी कि न्यूलिथिक एज में नवपाषाण काल में ही पॉटरी मेकिंग जो है विधिवत रूप से चाक पर बननी शुरू हो गई थी। लेकिन दोस्तों उस पॉटरी पर, उस मिट्टी के बर्तन पर, उस मृदभांड पर सबसे पहले जो पेंटिंग होती है यानी जो चित्रित मृदभांड जो पाए जाते हैं दोस्तों, वह हमें इसी ताम्रपाषाण काल यानी कि चैल्कोलिथिक एज में मिलता है। तो साथियों इसको याद रखेंगे कि पेंटेड पॉटरी के जो फर्स्ट एविडेंस हैं वो कब मिलते हैं, वो मिलते हैं चैल्कोलिथिक एज में, ताम्रपाषाण काल में। तो इसको आप याद रखेंगे साथियों, ये आपके काम आएगा। उसके अलावा जब हम धार्मिक दृष्टि से, रिलीजियस एस्पेक्ट से जब हम देखते हैं तो दोस्तों हम क्या पाते हैं कि जो मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं और उसके अलावा वृषभ बुल की भी मूर्तियां मिली हैं और उनके पूजा के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब था दोस्तों कि उस काल के लोग जो थे हमारे पूर्वज, वह मदर गॉडेस के साथ साथ बुल यानी वृषभ यानी बैल की भी पूजा करते थे दोस्तों। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट उभर करके आता है कि पूरे ताम्रपाषाण काल में, चैल्कोलिथिक एज में सबसे बड़ा जो तांबे का जो ढेर है यानी कि लार्जेस्ट कॉपर होड जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों। वो कहाँ से प्राप्त हो सकता है? मध्य प्रदेश का जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, उसे हम कॉपर कैपिटल के नाम से जानते हैं, यानी कि तांबे की राजधानी के नाम से। और दोस्तों उसी बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में गुंगेरिया जो है एक स्थल है जो कि नवपाषाण काल से संबंधित है दोस्तों। यहाँ से कुल 424 तांबे के उपकरण मिले हैं, डेट इज 424 copper tools have been found at गुंगेरिया in the बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और इसी जगह से दोस्तों हमें 102 चांदी के पतले पतले पत्रे भी मिले हैं, डेट इज 102 सिल्वर सीड्स जो हैं वो हमें गुंगेरिया से ही मिले हैं। तो दोस्तों यह पूछा जाता है, यह सवाल एग्जाम में, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा दोस्तों हमने एक चीज़ और क्या पाई है इस काल में, ताम्रपाषाण काल में, कि जो कब्र हैं उनमें बच्चों के जो कब्रें हैं, यानी कि छोटे छोटे शिशु जो चिल्ड्रेन थे, जो चाइल्ड थे, वो जो हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दफनाए गए हैं। तो क्या कारण है कि
कम उम्र में ही जो है बच्चे जो है वो मर जा रहे थे। इसका मतलब यह क्या इशारा करता है दोस्तों कि उस समय की जो मृत्यु दर थी शिशुओं की वो काफ़ी उच्च थी, यानी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो था वो काफ़ी हाई था। ऐसा क्यों हुआ होगा दोस्तों? ये फैक्ट जो है वो किस ओर इशारा कर रहा है? यह इशारा कर रहा है कुपोषण की ओर, यानी डेट इज माल न्यूट्रिशन की ओर इशारा कर रहा है। और कुपोषण कब होगा दोस्तों? जब हमारी खेती, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप्ड नहीं होगा, उन्नत नहीं होगा। तो साथियों यह बड़ा प्रमाण है कि जो हमारा ताम्रपाषाण काल था उस समय खेती अपने उन्नत अवस्था में नहीं थी, जैसा कि हड़प्पा कल्चर, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता है, उसमें हम देखते हैं। कारण क्या है दोस्तों? जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसमें ब्रोंज यानी कांसे का उपयोग होने लगा था, और जो कांसा यानी ब्रोंज होता है वो तांबा यानी कॉपर से जो है ज़्यादा मजबूत जो है मेटल धातु है, और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से गहरी खुदाई कर सकता है, और जब गहरी खुदाई होगी तो दोस्तों खेती ज़्यादा होगी। तो उस चीज़ से अभी तक इस क्षेत्र के लोग जो है अनभिज्ञ थे। तब जबकि हड़प्पा सभ्यता के काल में इनका द्वितीय चरण चालू था, लेकिन बहुत ज़्यादा संपर्क में नहीं आने के कारण जो है अभी भी तकनीकी रूप से जो है ये ताम्रपाषाण काल जो था वो हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन से पीछे था साथियों, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा साथियों आप इसी फेज के लेटर स्टेज में हम देखेंगे कि जहाँ नॉर्थ इंडिया में वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति की शुरुआत हो चुकी थी, और उत्तर वैदिक काल जब 1000 ईसा पूर्व में शुरू होता है तो लोहे की खोज होने के कारण लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक एज में जो है खेती जो है वो अच्छे से होने लगी। लेकिन अभी तक इस काल में, ताम्रपाषाण काल में खेती अच्छे से नहीं हो पाई थी। तो यह आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेंगे साथियों, आपके काम आएगा। उसके अलावा एक अन्य जो फैक्ट है जो हमें बताता है कि जो चैल्कोलिथिक एज यानी कि ताम्रपाषाण काल के जो हमारे पूर्वज थे दोस्तों वो थोड़े अंधविश्वासी भी थे। ये कैसे पता चलता है दोस्तों? जो दैमाबाद की मैंने चर्चा की, इस काल की सबसे बड़ी बस्ती, सबसे बड़ा सेटलमेंट, वहाँ पर हमने क्या देखा है कि कुछ शवों को दफनाते समय उनके पैर का निचला हिस्सा काट दिया जाता था। डेट इज फीट ऑफ द डेड्स यूज टू बी चॉप्ड ऑफ। जब उनको हम ग्रेवयार्ड में ले जाते थे तो क्या करते थे उस समय के लोग कि पैर के निचले हिस्से को यानी फीट ऑफ द डेड्स को जो है चॉप्ड ऑफ यानी कि काट दिया जाता था। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा दोस्तों? ये लोग जो थे हमारे पूर्वज चैल्कोलिथिक एज के, ताम्रपाषाण काल के, दरअसल वो आगे यानी कि पारलौक में, जो पारलौकिक दुनिया है उसमें विश्वास करते थे। उनका मानना था कि अगर हम पैर के निचले हिस्से को, फीट को काट देंगे डेड बॉडीज़ के, तो फिर ये वापस अपने पैरों पर चल करके इस दुनिया में नहीं आ पाएंगे। डैट मीन्स फीट ऑफ द डेड्स यूज टू बी चॉप्ड ऑफ while keeping them in their graveyards because to prevent them from returning to this world। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि फिर से वो इस दुनिया में न आ जाएं, इसलिए उनके पैर के निचले हिस्से को काट दिया जाता था। जो कि क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि इस काल के लोग अंधविश्वासी भी थे। दोस्तों मुझे आशा है कि जो अब तक जो मैंने इतनी जानकारी आपको दी है वह आपके काम आएगी। अब हम क्या करते हैं कि अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने देखा कि यह पश्चिमी भारत में, वेस्टर्न भारत में, राजस्थान में, वेस्टर्न यूपी में, और उसके अलावा हम वेस्टर्न एमपी में और महाराष्ट्र के हिस्से में जो है इनके चीज़ों के बारे में जानते हैं। दोस्तों आइए अब हम पूर्वी भारत का यानी कि ईस्टर्न इंडिया का रुख करते हैं। और यहाँ जब हम बिहार आएंगे साथियों तो वहाँ कई साइट्स हैं जो कि चैल्कोलिथिक एज यानी कि ताम्रपाषाण से जुड़े हुए हैं। साथियों इसमें जो 4 महत्वपूर्ण साइट्स हैं उनमें पहला है चिरांद। दोस्तों न्यूलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल वाले वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने चिरांद की चर्चा की थी कि यहाँ से बोन टूल्स यानी कि हड्डियों के जो है औजार मिले हैं काफ़ी संख्या में। वहाँ से मेरी एक छोटी सी भूल हो गई थी, मानवीय भूल जिसे कहेंगे, ह्यूमन एरर। दोस्तों मैंने गलती से चिरांद को बिहार के वैशाली ज़िले में बता दिया था। साथियों वहाँ एक चेचर नाम का स्थल है वैशाली में, वो उससे कन्फ्यूज होने के कारण मैंने बता दिया था, यह गलत सूचना दे दी थी, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। साथियों चिरांद जो है वस्तुतः वह बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी के किनारे है, जो कि वैशाली के बगल में ही है। तो चिरांद का जो इम्पोर्टेंस है वह यह है दोस्तों कि चिरांद
न्यूलिथिक एज से भी जुड़ा हुआ है और वह चैल्कोलिथिक एज से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि चिरांद नवपाषाण काल से भी जुड़ा हुआ है और यह ताम्रपाषाण काल से भी जुड़ा हुआ है। नवपाषाण काल में यहाँ पर हड्डियों के जो है ढेर मिलते हैं, स्पेशली जो हिरन के जो सिंग होते हैं उससे बने हुए। और दोस्तों इसी चिरांद में ताम्रपाषाण काल के मछली मारने का कांटा मिलता है तांबे का, यानी कि जो फिशिंग के लिए जो हुक होता है कॉपर का, वो मिला है चिरांद से साथियों। इसके अलावा साथियों हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे सोनपुर और ताराडीह। ये सोनपुर जो है, ये आपने सुना होगा बिहार में एक बड़ा फेमस मेला लगता है सोनपुर का मेला, तो और वो आपको सारण जिले में ही लगता है। लेकिन साथियों मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि यह वह सोनपुर नहीं है। ये सोनपुर और ताराडीह ये दोनों जो है गया डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, जो कि महात्मा बुद्ध से जो है जुड़ा हुआ स्थल है, वहाँ पाए जाते हैं ये दोनों स्थल। और उसके आगे जो यह चौथा साइट है ताम्रपाषाण काल का बिहार का सेनुआर, दोस्तों इसकी विशेषता यह है कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जो है वह बिहार का रोहतास डिस्ट्रिक्ट है साथियों, रोहतास जिला। और उस रोहतास जिले में ही यह सेनुआर जो है एक चैल्कोलिथिक साइट यानी ताम्रपाषाण कालिक स्थल है। दोस्तों यहाँ से अन्य अनाजों की खेती के साथ साथ दलहन के यानी कि पल्सेस के भी खेती के साक्ष्य मिलते हैं, और इसके अलावा हड्डी के औजार भी यहाँ से मिलते हैं सेनुआर से। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की ओर, और यहाँ पर कई साइट्स के बीच में दो साइट्स बड़े महत्वपूर्ण हैं ताम्रपाषाण काल के, और वो हैं वर्धमान डिस्ट्रिक्ट का पांडुराजार ढीबी और वीरभूम का महिषदल। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे साथियों। उसके अलावा हमने यहाँ वेस्टर्न यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चर्चा की थी ओकरे कलर्ड पॉटरी को लेकर के। दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हमें कई साइट्स मिले हैं जो ताम्रपाषाण काल यानी कि चैल्कोलिथिक एज से संबंधित हैं। दोस्तों वहाँ दो साइट्स इंपॉर्टेंट हैं, बलिया का खैराडीह और गोरखपुर का नरहन साथियों। तो आशा है साथियों कि चैल्कोलिथिक पीरियड का जो अब तक जो मैंने आपको ये वर्णन किया, ये आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम की चीज़ होगी। दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं साउथ इंडिया की ओर। मैं बता दूं कि साउथ इंडिया में 1000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य में जो है लगभग इस काल में महापाषाण संस्कृति का दौर था, यानी कि मेगालिथिक कल्चर का। जैसा कि मैंने इस पूरे वीडियो में चर्चा की, यहाँ पर आपको कहीं भी एक्सट्रीम साउथ तमिलनाडु, केरल या कर्नाटका का निचला हिस्सा या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से संबंधित कोई स्थल नज़र नहीं आया था। दोस्तों मैंने पहले भी चर्चा की थी और अभी भी बता रहा हूं कि जो एक्सट्रीम साउथ था वहां पर न्यूलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल के बाद सीधे मेगालिथिक कल्चर यानी महापाषाण संस्कृति की शुरुआत हो जाती है। यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। 1000 BC से लेकर के 100 जो BC है, इस समय में दोस्तों यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कब्रों के चारों तरफ विशाल पत्थर लगाए रहते थे, यानी कि बड़े बड़े मेगा स्टोन्स जो थे वो ग्रेवयार्ड्स के चारों तरफ सजा दिए जाते थे दोस्तों, उनको सुरक्षित रखने के लिए इसी विस्टा की तरफ। और ये सारे कब्र जो थे ये रिहायशी इलाके से जो है यानी कि जो रेजिडेंस होते थे उनसे काफ़ी दूर होते थे, और उन इलाकों में कब्रों को चूँकि विशाल बड़े बड़े मेगा पत्थरों से घेर दिया जाता था, इसीलिए इस कल्चर को, इस संस्कृति को नाम दिया गया महापाषाण यानी कि मेगालिथिक। और दोस्तों यही वो दौर है जब यहाँ पर जो है लोहे की शुरुआत हो जाती है। यहाँ भी लोहा मिल जाता है और नॉर्थ इंडिया में भी, साउथ बिहार में लोहा मिल जाता है दोस्तों। और यही कारण है कि वैदिक संस्कृति में ऋग वैदिक फेज जो है वो खत्म हो जाता है और लेटर वैदिक यानी कि उत्तर वैदिक ये संस्कृति की जो है शुरुआत वह हो जाती है साथियों। उस समय उस फेज में जब नॉर्थ इंडिया जो था वो अपने लोहे के कारण जो है वो एग्रीकल्चर में आगे बढ़ा हुआ था, उस समय ये साउथ का जो एक्सट्रीम इलाका है ये थोड़ा पिछड़ा था साथियों। और इसमें हम क्या पाते हैं कि जब हम लेटर स्टेज में जाते हैं महापाषाण संस्कृति के, यानी कि 1000 BC से होते हुए जब हम 300 BC वाले समय में आते हैं, यानी कि जब उत्तर भारत में मौर्य युग की जो शुरुआत हो गई थी साथियों, उस समय हम दक्षिण भारत में जो है चेर, चोल और पांड्य किंगडम्स यानी राजवंशों को जो है पाते हैं, और इन्हें हम अर्लीस्ट चेराज, चोलाज एंड पांड्याज के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि चोल और पांड्य राजवंश एक बार फिर से एंशेंट इंडिया में उभर करके आते हैं। ये वो दौर था
जब शुरुआत में इन्होंने कुछ समय तक शासन किया, जिनके बारे में हमें जो जानकारी है वो संगम साहित्य यानी संगम लिटरेचर से मिलती है साथियों। तो वो महापाषाण संस्कृति के अंतिम चरण से जुड़ा हुआ है, यह स्पष्ट हो जाए। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जल्द ही मैं अपने नए वीडियो के साथ दोबारा आप सबके सामने उपस्थित होऊंगा। आशा है आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। साथियों इसी के साथ मुझे आज के लिए यहाँ से विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।